ईरान की एक महिला हैं जिनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। इस साल इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है और इनका शांति पुरस्कार के लिए चयनित होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नरगिस मोहम्मदी, अगर इनके बारे में आप जानेंगे, ये पिछले 31 सालों से ईरान की एक बहुत ही कुख्यात जेल में बंद है और इन्हें ईरान की कोर्ट ने 154 कोड़े मारने की सजा भी एक बार सुनाई थी। इन्हें टोटल 13 बार वहां पर अरेस्ट किया गया है और 31 साल इन्होंने अभी तक जेल में बिताए हैं। इनकी एज अभी 51 ईयर्स है। अब आप सोचे होंगे, एक ऐसी महिला जो 31 सालों से जेल में बंद है, वहां की कोर्ट ने 154 कोड़े मारने की सजा सुनाई है, तो आखिर इस महिला ने ऐसा किया क्या है जो इसे नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। देखिए, बहुत बड़ा संघर्ष इन्होंने किया है और एक बहुत ही बड़ी, डेफिनेटली आप देखेंगे, एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है नरगिस मोहम्मदी। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं इन डेप्थ। मैं हूं कमल किशोर भट्ट और आपका स्वागत है कमल एजुकेशन पॉइंट पर। आप जानते हैं, ईरान में एक मॉरल पुलिस, ठीक है, यानी कि नैतिक पुलिस काम करती है, जिसका काम है महिलाओं को सुधारना। ईरान की जो मॉरल पुलिस है, उसके गठन का बेसिकली उद्देश्य ये था कि ईरान की महिलाएं जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रही हैं। बिगड़ रही हैं का मतलब है कि वो कपड़े ठीक ढंग से नहीं पहन रही है। जो कपड़े इस्लाम में, यानी कि जो वहाँ पर जो कट्टरपंथी किस्म के लोग रहते हैं, रूढ़िवादी किस्म के लोग रहते हैं, वो एक तरह से महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा हेय दृष्टि से देखते हैं। उनका कहना कि पुरुष तो पुरुष है, वो किसी भी तरह के कपड़े पहन सकता है, लेकिन महिलाओं को अपने पहनावे का खास ध्यान रखना चाहिए और उन्हें हर हाल में जो हिजाब होता है ना, सर को ढकते हैं, जिससे उसको पहनना जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर अनिवार्य है। और उस चीज़ को, यानी कि महिलाओं के पहनावे पर नज़र रखने के लिए वहाँ पर एक गाइडेंस पेट्रोल पार्टी है, यानी कि एक नैतिक पुलिस है। और ये जो नैतिक पुलिस है ना, इसने वहाँ पर इतनी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की हैं कि इनको जो है पूरी दुनिया में इनकी काफ़ी आलोचना होती है कि तुम नैतिक पुलिस नहीं हो, तुम तो एक तरह के गुंडे हो, ठीक है। ऐसा ये केस आपने इससे पिछले साल सुना होगा, 2022 में एक 22 साल की लड़की थी ईरान की, जिसका नाम था महसा अमीनी। ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी थी। इनके चर्चा का विषय बनने का कारण ये था कि ये बेसिकली जा रही थी, ट्रेवल कर रही थी, गाड़ी में बैठी हुई थी और ये जा रही थी कुर्दिस्तान से ईरान की राजधानी तेहरान की ओर, और रास्ते में इन्हें नैतिक पुलिस ने रोक लिया था। नैतिक पुलिस ने इनको इसलिए रोका क्योंकि इन्होंने हिजाब तो पहना था, लेकिन उस हिजाब को ठीक ढंग से नहीं पहना था। तो ठीक ढंग से नहीं पहनने की वजह से इन्हें नैतिक पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया। 13 सितंबर को, ठीक है, 13 सितंबर को इन्हें हिरासत में लिया गया। और लगभग आपको पता होगा कि जब इनको हिरासत में लिया गया तो इनके माता पिता और इनके भाई भी वहाँ पर थे और उन्होंने बहुत सारी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी, जैसे लग रहा हो कि इनको पीटा जा रहा हो। और उसके बाद इनको अचानक से एक एम्बुलेंस वहाँ पर आती है। इनको बताया जाता है इनके पेरेंट्स को कि इनको जो है पूछताछ के दौरान अचानक से हार्ट अटैक आ गया, तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है। और उसके बाद जब इनको हॉस्पिटल में ले गए तो 3 दिन के बाद, यानी कि 16 सितंबर 2022 को अस्पताल में इनकी मौत हो गई। तो वहाँ की जो मॉरल पुलिस है, जिन्होंने इन्हें हिरासत में लिया था, उन्होंने तो कहा था कि इनको हार्ट अटैक आ गया था पूछताछ के दौरान, लेकिन आमतौर पर बहुत कम चांसेस है कि 22 साल की एक लड़की जो कि पूरी तरह से स्वस्थ हो, उसको हार्ट अटैक आए। कोई बुजुर्ग महिला हो 55, 60, 65 साल की, तब तो समझ में भी आता, लेकिन 22 साल की एक महिला जो है, उसको हार्ट अटैक आना कहीं ना कहीं एक तरह से स्वीकार करने वाली बात नहीं है। दूसरा, इनके पेरेंट्स ने आरोप लगाया मॉरल पुलिस के ऊपर कि जब हम पुलिस स्टेशन में थे, हम अपनी, जो इनके भाई हैं, उन्होंने कहा कि हम अपनी बहन को छुड़वाने का प्रयास कर रहे थे, तो हमने वहाँ अंदर से बहुत सारी आवाज़ें सुनी, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। और इन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बहन को बहुत ज़्यादा हिरासत में टॉर्चर किया गया, पीटा गया, मारा गया। और इनकी पुलिस की मारपीट की वजह से उनकी जान गई है। उसकी जान जो है, महिला की, महसा अमीनी की जो जान गई है, वो हार्ट अटैक से नहीं गई है। तो फिलहाल शुरुआत में तो ईरान की जो मॉरल पुलिस है और वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किए क्लेम करने के कि हार्ट अटैक से ही मौत हुई है। लेकिन आपको पता होगा कि वहाँ के जो डॉक्टर्स थे ना, वो खुद उस महिला के सपोर्ट में आ गए थे। उनका जो इलाज करने वाले डॉक्टर थे, उनका खुद का कहना है कि उस महिला को बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया था। और हॉस्पिटल के खुद के स्टाफ ने महिला की जो इमेजेस थी ना, जब वो हॉस्पिटल में, जब उनका उपचार चल रहा था, उनके कानों से खून आ रहा था, इन सब को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जैसे ये तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर वायरल होती हैं, साथ में जो महसा अमीनी की जो सर की एमआरआई की जो रिपोर्ट थी, जिसमें उनके सर पर बहुत सारे गड्ढे जैसे बने थे, ऐसा लग रहा था कि सर में इनकी डंडा मारा गया। इनकी बुरी तरह से पीटने के जो जो साक्ष्य होते हैं मेडिकल रिकॉर्ड में, वो सारे के सारे सोशल मीडिया पर आउट हो जाते हैं। जैसे ही लोगों को इस बात का पता चलता है तो बहुत ज़रा गुस्सा ईरान में एक तरह से शुरू हो जाता है। और वहाँ पर जो महिलाएं थी, वो सीधा ईरान की अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के खिलाफ
खिलाफ सड़कों पर आ गई और महिलाओं ने एक के बाद एक अपने बुरखे निकालकर जलाने शुरू कर दिए। बहुत सारी महिलाओं ने एक तरह से अपने बालों को काट दिया और इंटरनेशनल मीडिया में भी इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा कवर किया गया। आप देख सकते हैं ये थी महसा अमीनी और पूरी दुनिया में उस समय चर्चा का विषय बनी थी। वी स्टैंड विद द वुमेन ऑफ ईरान, महसा अमीनी। पूरी दुनिया के जितने भी सेलिब्रिटीज़ थे उन्होंने अपने बाल भी काटे थे बहुत सारे, हालांकि बहुत सारे लोग तो सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, ठीक है, और लेकिन बहुत सारे लोगों ने इनको सपोर्ट किया था। साथ में आप देख सकते हैं वी हैव नो फियर व्हेन वी आर टुगेदर, वी आर ऑल महसा अमीनी। तो महसा अमीनी की मौत ने बहुत ही ज़्यादा तांडव मचाया था ईरान में और ईरान की अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वहाँ के लोग, खासतौर पर वहाँ की महिलाएं नहीं वहाँ के पुरुष भी आ गए थे कि तुम कैसे, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को मान लेते हैं तुम्हारे धर्म का हिस्सा हो सकता है हिजाब पहना, लेकिन व्यक्ति को आज़ादी मिलनी चाहिए, घर के अंदर रहने के लिए नियम बनाया जा सकता है, लेकिन समाज में किसको कैसे चलना है उसके लिए व्यक्ति को कम से कम अपने कपड़े किस तरह के वो पहनना चाहता है इसकी आज़ादी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। तो एक तरह से हिजाब के खिलाफ वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो जाता है और वहाँ पर जो प्रोटेस्ट होता है इंटरनेट मीडिया में उसको बहुत ज़्यादा कवर किया जाता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या केवल एक ही महिला थी महसा अमीनी जिसके साथ ऐसा हुआ था? जी नहीं, वहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि आए दिन बाजारों में जो मॉरल पुलिस के नाम पर जो वहाँ पर पुलिसिंग चल रही है वो लोग आए दिन जो है महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं। किसी का हिजाब थोड़ा बहुत ठीक नहीं होता है तो उनको ठूस करके बसों में भर करके पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर उनको उनके साथ मारपीट होती है। तो इसी मारपीट में से एक कहानी तो महसा अमीनी की थी, लेकिन ऐसी बहुत सारी कहानियाँ थी और इनसे संघर्ष करने वाली जो महिला थी ना, इनका नाम आपने देखा होगा, जिनको आज नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। इनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। तो इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, बेसिकली 21 अप्रैल 1972 को इनका जन्म हुआ था। इस समय इनकी एज 51 ईयर्स है और पिछले 31 सालों से अलग अलग समय पर लगभग 13 से 15 बार इनको गिरफ्तार किया जा चुका और पिछले 31 सालों से जो है ये जेल में बंद है। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, बेसिकली एक साइंटिस्ट हैं, इसलिए इतना दिमाग भी है, ठीक है। तो ये जब बचपन थी ना तो इनका बचपन बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली में इनका जो परिवार है वो गुजरा था और इनके पिता बेसिकली ये किसान थे और इनका एक होटल था जहाँ पर ये खाना बनाते थे और लोगों को खिलाया करते थे, ठीक है। तो इस तरह से इनका घर चलता था और इनका जो मायका था ना, बेसिकली इनका माँ का जो परिवार था वो एक तरह से पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि अब आप सोच रहे होंगे ठीक है ईरान में क्या हमेशा से बुरखे के खिलाफ, यानी कि जो वहाँ पर जो एक तरह से जो इस्लामिक शासन है, क्रूर इस्लामिक शासन है, क्या ये पहले से था? देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1979, ठीक है, इससे पहले का जो ईरान था ना वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज था। उस समय वहाँ पर मोहम्मद रज़ा का शासन हुआ करता था। मोहम्मद रज़ा एक आधुनिकवादी व्यक्ति हुआ करते थे और उनके समय पर जो है ईरान में का बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था। इस समय अमेरिका ईरान में प्रेजेंट था, इसलिए अमेरिका का जो कल्चर था, अमेरिका के लोग घूमने के लिए आते थे ईरान में और अमेरिका की जो महिलाएं हैं वो बेसिकली जो कपड़े पहनकर ईरान में चलती थी, उनके कपड़ों को देखकर ईरान की जो महिलाएं थी उन्होंने भी उसी कल्चर को जो है अपनाना कहीं ना कहीं शुरू कर दिया। तो इस सब को देखते हुए वहाँ के जो एक तरह से जो रूढ़िवादी मानसिकता के लोग थे, कट्टरपंथी किस्म के लोग थे, उन सब ने क्रांति की थी। हालांकि क्रांति का कारण सिर्फ यही नहीं था, उस समय अमेरिका और यूएसएसआर इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। उस समय अमेरिका आपको पता होगा कि ईरान में था और जो यूएसएसआर था वो अफगानिस्तान में था। दोनों ने ही अफगानिस्तान में और ईरान में बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन करना शुरू कर दिया था और एक दूसरे के खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया था कि ये तुम्हारा धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। तो जिस समय अमेरिका ईरान में था तो अमेरिका अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ साजिशें रच रहा था, तो रशिया भी ईरान में इनके खिलाफ साजिश रच रहा था। तो रशिया ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर फंडिंग की थी, वहाँ के जो कट्टरपंथी लोग थे उनको भड़काना शुरू किया। देखो ये अमेरिका जो है तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है, तुम्हारे यहाँ की जो महिलाएं जो किसी ज़माने में बुरखा पहना करती थी, हिजाब पहना करती थी, वो इस तरह के कपड़े पहन करके जो है सड़कों पर चल रही है। तो वहाँ के कट्टरपंथी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। हालांकि क्रांति का केवल एक ही कारण नहीं था, अन्य भी बहुत सारे कारण थे। तो 1979 में वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी इस्लामिक क्रांति आती है, मोहम्मद रज़ा का शासन ख़त्म हो जाता है और उसके बाद आपको पता होगा कि ईरान में एक धार्मिक नेता का उदय होता है, अयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी उनका नाम था। वो यहाँ पर आते, पहले वो फ्रांस में थे, निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे, बाद में वो ईरान में आते हैं और वहाँ पर वो सत्ता संभालते हैं। तो जैसे ही 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति आती है, वहाँ से राजशाही का खात्मा होता, तो वैसे ही वहाँ पर क्रूर और कट्टरपंथी इस्लामिक कानून जो है वहाँ से लागू होना शुरू होता। तो जो आज़ादी महिलाओं को 1979 से पहले थी,
मोहम्मद रज़ा के समय थी जब अमेरिका ईरान में प्रेजेंट था। तो अब वो चीज़ें कहीं ना कहीं घटने लगी। महिलाओं को जो 18 साल की उम्र उनके विवाह के लिए निर्धारित कर दी गई थी, इसको ख़त्म कर दिया गया। महिलाओं के फेवर में जो भी कानून बने थे इन सबको ख़त्म कर दिया गया। 1979 से हिजाब को अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। मार्च 1979 से महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया। और 1981 में एक और कानून यहाँ पर लाया जाता है और इस कानून में प्रावधान किए जाते हैं कि अगर कोई महिला बिना हिजाब के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर देखी जाती है तो इसको एक अपराध माना जाएगा और ऐसी महिला को गिरफ्तार किया जाएगा, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसको सज़ा सुनाई जाएगी। तो इस तरह के कानून इसके बाद बनने लगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी महिलाओं से भाई पढ़ी लिखी होंगी, जो अच्छे घर से होंगी, तो उन लोगों ने कहा कि हम तो परसों तक इतनी आज़ादी में जीने के आदि, अब तुम जो है हम पर इस तरह के नियम कायदे कानून क्यों थोप रहे हो। तो यहाँ से एक तरह से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। बहुत सारी महिलाओं ने बुर्का पहनने से इनकार कर दिया, हिजाब पहनने से इनकार कर दिया। तो उनके साथ बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ वहाँ पर होती हैं, बहुत ज़्यादा क्रूरता वहाँ पर होती है, मारना पीटना। यानी कि 1979 से ये अत्याचार चला आ रहा था, जिसके बारे में आपने पिछले साल सुना होगा। बहुत ज़्यादा जो है चर्चा में बना हुआ था जब महसा अमनी वाला केस हुआ था कि पुलिस ने पीट पीट कर इनको मार डाला। बहुत ही ज़्यादा मैसिव प्रोटेस्ट उस साल ईरान में हुए थे, लगभग 500 से ऊपर लोगों की जान चली गई थी इन प्रोटेस्ट में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को करने का श्रेय जिनको जाता है, इनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। 1990 के दौर में जो है ये काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हुई थी और इन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए थे महिलाओं की जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके लिए, और महिलाओं के अधिकारों का जो हनन ईरान में किया जा रहा था इस्लाम के नाम पर, इनके खिलाफ इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था। नतीजा आपको पता होगा, कोई भी अथॉरिटेरियन स्टेट अगर होता है तो वहाँ पर अगर इस तरह से आवाज़ उठाओगे तो आपको जेल में डाल ही दिया जाएगा। तो इनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दर्ज होते हैं। इन्होंने जो पोएट्री लिखी थी, जो लेखन इन्होंने किया था, उस पर सेंसरशिप लग जाती है। कई बार सरकार ने इनको धमकाया, इनके साथ मारपीट की, इनको जेल में बंद किया। 154 कोड़े इनको मारे गए और समय समय पर जो है इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था। लेकिन इसके बावजूद जो है इन्होंने छोड़ा नहीं अपना लिखना। तो जेल से जैसे ये निकलती थी तो फिर जो है महिला अधिकारों की वकालत करती थी, फिर इनको जेल में डाल दिया जाता था, फिर ये जेल से निकली, फिर इस तरह से, ठीक है। तो ये सब चलता रहा। अब ऐसा नहीं है कि इनके इस तरह के कार्यों का असर इनके अन्य परिवार पर भी पड़ता है। इनके जो पति थे, ठीक है, उनको भी जेल में डाला जाता है। 31 साल ये जेल में रही है। तो 14 साल इनके जो पति हैं, तगी रहमानी उनका नाम है, जो भी 63 साल के हैं, ठीक है, ये भी जो है 14 साल जेल में रहते हैं। बाद में इनके जो 2 जुड़वा बच्चे थे, इनको लेकर के ये ईरान छोड़ करके चले जाते हैं फ्रांस में। तो तब से लेकर अब तक इनके जो पति तगी रहमानी हैं, ये फ्रांस में अपना निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं और खुद, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी ईरान की जेल में बंद है, ठीक है। ईरान की राजधानी तेहरान में कुख्यात जेल है, जहां बताया जाता है कि बहुत ही बड़े खूंखार अपराधियों को रखा जाता है। उन खूंखार अपराधियों के बीच में इनको वहां पर रखा गया है, ठीक है। और इनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार वहां पर हुए थे और इस बार इनको नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चयनित किया जाना एक बहुत बड़ी बात है। और पूरी दुनिया, आपको पता होगा, जिस तरह से इससे पहली बार पाकिस्तान की जो महिला थी मलाला यूसुफजई को जिस तरह से नोबेल प्राइज़ दिया गया था कि आतंकवादियों के द्वारा जिस तरह से उनको धमकाया गया, उसके बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई सब जारी रखी और अपने क्षेत्र में पढ़ाई के लिए जो है महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया। तो ठीक इसी प्रकार से इस बार आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने भी जो अपने ईरान में जो संघर्ष किया था, इसको देखते हुए इस बार का जो नोबेल प्राइज़ है ये नरगिस मोहम्मदी को दिया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ईरान की सरकार का क्या स्टैंड है। देखिए, ईरान की सरकार इनको एक देशद्रोही मानती है। इनके ऊपर ईरान की सरकार आरोप लगाती है कि तुमने इंटरनेशनल बिरादरी में ईरान की छवि को ख़त्म करने का प्रयास किया। हालांकि ईरान की छवि को ख़त्म करने का प्रयास इन्होंने नहीं किया, ईरान ने खुद अपनी छवि को ख़त्म किया है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद जो एक तरह से रूढ़िवादी शासन वहाँ पर ये लोग लाते हैं, उसके बाद से तो नरगिस मोहम्मदी डेफिनेटली आप देखेंगे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहेंगी। ईरान की सरकार ने ऑफिशियली कह दिया कि ये जो नरगिस मोहम्मदी को जो सम्मान दे रहे हैं ना, ये कोई सम्मान नहीं है, बस हमको आइसोलेट करने का वेस्टर्न कंट्रीज़ का ही प्रोपेगेंडा है। आपको पता है कि ईरान के जो रिलेशंस है ना, दुनिया के कुछ गिने चुने देश हैं जिनके साथ ईरान के रिलेशंस अच्छे हैं, जिसमें से आपको पता होगा कि एक तो इंडिया, ठीक है, इंडिया और ईरान के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं क्योंकि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है ईरान, ठीक है। ईरान से हमको सस्ते रेट में पहले से ऑयल मिल जाया करता था। और दूसरा, ईरान इंडियन रुपी को एज ए करेंसी एक्सेप्ट कर लेता था। जब हम डॉलर में, यानी कि ईरान से जब हम तेल खरीदते थे तो हमें डॉलर में पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हम सिर्फ अपने इंडियन रुपी में इसको पेमेंट कर देते थे, जिसे बाद में वापस ही हमारी कंट्री में ही इन्वेस्ट कर देता था हमसे बहुत सारी चीज़ों को खरीद के। यानी कि हमारा रुपी ईरान जाता था और ईरान से वापस भी हमारे यहाँ पर आ जाता था, यानी कि हमको दोहरा फ़ायदा होता था, ठीक है। तो ईरान के संबंध भारत के साथ अच्छे हैं, चाइना के साथ अच्छे हैं और इसके अलावा आपको बता होगा कि रशिया के साथ
बहुत अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और अमेरिका है, इसके साथ ईरान के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं चल रहे। तो ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाया है और वेस्टर्न कंट्रीज़ पर आरोप लगाया कि जो नरगिस मोहम्मदी है ना, इन्होंने कुछ खास ऐसा काम नहीं किया, तुम सिर्फ हमको पूरी दुनिया के सामने एक तरह से विलन बनाने का प्रयास कर रहे हो नरगिस मोहम्मदी को सम्मान देने के लिए, ठीक है। हालांकि ये बात किसी भी तरह से छिपी नहीं है कि नरगिस मोहम्मदी एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। उन्होंने बहुत अच्छे काम जो है ईरान में किए हैं और ईरान में जो बुरखा कल्चर चल रहा है, ठीक है, जो हिजाब के लिए जो संघर्ष वहाँ पर चला है, डेफिनेटली आप देखेंगे कि जो मोहम्मदी हैं इन्होंने उसके लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि नरगिस मोहम्मदी के बारे में और भी जो जानकारियाँ मैंने आपको दी हैं आप इसको ठीक से समझ पाए होंगे। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जवाब दें। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।